प्राइम मिनिस्टर की इस बात पे बड़ा अफसोस हुआ कि कहा कि आज से जो भी बजट है ऐसा बजट नहीं था, ये बहुत अच्छा है। क्या नवाज शरीफ के 5 बजट इतने गंदे थे, बेकार थे? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद साहब। आज बात करेंगे वफाकी बजट 2018 से 2019 का ना सिर्फ ऐलान किया गया, आज के वज़ीर ख़जाना जिन्होंने आज ही हल्फ लिया मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर उसकी तफसील में अनाउंसमेंट भी की। हंगामा आराई, अपोजिशन के वॉकआउट और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तज्ज़िये के बावजूद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तारीख़ी छठी बजट हो जाएगी जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कोई मुंतखब हुकूमत नहीं कर पाई। दूसरी जानिब अपोजिशन की तनकीद ये है कि हुकूमत इतनी लॉन्ग टर्म बजट किसी तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकती, सिर्फ़ और सिर्फ एक 3 माह की निगरान बजट शायद ज़्यादा मुनासिब होती। इस पर भी बात करेंगे और मईशत से मुतालिक मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए सीनियर रिपोर्टर सनाउल्लाह खान साहब भी हैं, इक़्तिसादी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। जनाब, आपकी ही ये सारी रिपोर्टिंग सामने देखते हुए जो सूबाई असम्बलियों का भी कहना है, जो अपोजिशन जमातों का भी कहना है कि हम इस बजट का नहीं साथ देंगे और इसको पेश नहीं होने देंगे क्योंकि ये अगली वफाकी हुकूमत को बहुत ज़्यादा टायर डाउन कर देती है और उनका ये हक था कि वो इस बजट को अपने तौर पे तसल्ली से अलॉट कर सकें, तय कर सकें। इस पे क्या राय रखते हैं सनाउल्लाह साहब? देखें असद, बुनियादी तौर पर अगर गुज़श्ता 4-5 साल या 10 साल को देखें ना जी, तो बजट जो फेडरल बजट होता है जो साल में एक दफ़ा आता है उसकी इस तरह अहमियत रही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर पूरे साल देखें ना, पूरे साल ऐसे ऐसे इनिशिएटिव आते रहते हैं जो बजट में आते हैं और उसमें फिर उसकी अहमियत उस तरह नहीं रहती। टैक्सेशन के मैटर हैं या एक्सपेंडिचर के मैटर हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले खबर रिपोर्ट की है कि इस साल जो बजट पिछले साल पास हुआ था उससे 600 अरब रुपए ज़ायद सप्लीमेंट्री बजट लिया गया है सिर्फ 8 से 9 माह के दौरान। सही। और वो लास्ट ईयर के मुकाबले में 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो फिर बजट की अहमियत कहाँ रह गई? वो अनअप्रूव्ड है। इसके अलावा पहली दफ़ा ये हुआ है कि आज जो बजट पेश किया गया है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट की 2 बुक्स पेश की गई हैं, एक रिवाइज पेश की गई है। और जब उसको हमने स्टडी किया तो अप्रैल में इन्होंने बाज़ अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट PSDP में शामिल किए और अप्रैल से, इस साल अप्रैल से उसकी रिलीज़ें शुरू की हैं और 65 अरब रुपए सिर्फ पंजाब में सड़कें, पानी और इस किस्म की छोटी छोटी स्कीमों के लिए अनअप्रूव्ड स्कीमें जो पार्लियामेंट से अप्रूव्ड ही नहीं था बजट, वो रिलीज़ किया गया है। तो जब इस किस्म की चीज़ें होंगी तो बजट की अहमियत कहाँ रहेगी? अब ये ज़रूर बात है कि छठा बजट आ गया, लास्ट बजट था, उस हवाले से कई चीज़ें उन्होंने अनाउंस करनी थी। 3 महीने बाद इलेक्शन है, 30-32 दिन रह गए हुकूमत के। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कई इक़दाम किए हैं, रिलीफ दिए हैं। जो FBR ने बताया वो तो कोई 250 अरब का रिलीफ बताया, लेकिन एक्चुअल ये 300 अरब से भी ज़ायद का रिलीफ है। जी तो इस अपना सनाउल्लाह, इसमें हमने जैसे अभी आपने बात की कि इलेक्शन ईयर है और एक्सपेक्टेशन यही थी कि एक पॉपुलिस्ट किस्म का बजट आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि पॉपुलिस्ट से ज़्यादा ये कोई पॉलिटिकल नेचर का बजट है। सिलेक्टिव सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को रिलीफ दिया गया जिनमें आप बिजनेस क्लास या ट्रेडर क्लास कह लें, आपकी सैलरीड क्लास को उन्होंने दिया है और इसी तरह से और कुछ सेगमेंट्स को उन्होंने अपीज़ करने की कोशिश की है। उनका जो बजट कुछ इंस्टीट्यूशंस का उन्होंने काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। तो आप क्या समझते हैं इस आपकी नज़र में कि क्या ये जिस तरह के मतलब कि वो जो पॉपुलिज्म का एलिमेंट था वो है या जस्ट पॉलिटिकल नेचर है इसका बजट का ज़्यादा? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि देखें जो पहले 2013 से जब ये स्टार्ट हुए हैं इन्होंने बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी रखी है, टैक्सेशन बड़ी अग्रेसिव की है, पॉलिसियाँ अग्रेसिव रही हैं जब तक इसहाक डार रहे हैं। ये जो चेंज हुआ है नवाज शरीफ के जाने के बाद और इसहाक डार भी गए हैं तो उसके बाद एक ट्रेंड चेंज हुआ है, थोड़ा सा रियलिस्टिक भी हुए हैं। माजी में तो ये होता रहा है 4 साल के बाद फिगर्स को फजिंग तो मैं नहीं कहता, उसको आगे पीछे किया जाता रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें रियलिस्टिक हुई हैं। और लेकिन जो सिचुएशन रियलिस्टिक होने से जो सामने आई है, लगता यह है कि 2013 में हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे आज वहीं पे खड़े हैं कई चीज़ों में। बजट डेफिसिट में देख लें, सर्कुलर डेट में देख लें, 2013 में जब आए 480 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था, इन्होंने वन टाइम उसको पे किया, ज़ीरो किया
और आज आप देखें, जो सुबह भी मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर डेट आपका 1000 बिलियन से ज़ायद खड़ा है, वो नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए एक पूरा एक प्रॉब्लम है। फिर जब ये आए थे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 5 से 6 अरब डॉलर था, और उसको इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। आज अगर उस वक्त डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो आज जब 8 माह के दौरान 12 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है, तो वेयर इज़ पाकिस्तान? 12 अरब के रिजर्व हैं, 12 अरब से डॉलर से ज़ायद का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो आपके रिजर्व तो टेक्निकली ज़ीरो हो गए ना। आप आज आपके पास एक भी पैसा रिजर्व में नहीं है, अगर आप टेक्निकल देखें इसको IMF की या वर्ल्ड बैंक की टर्म में। बिल्कुल ठीक। तो सनाउल्लाह साहब, इसी पे ही जब आप कह रहे हैं कि जी जाती खाते का जो खसारा है जारी खाते का, उसमें क्योंकि इजाफा होता गया, साथ में आपने मजमूई कर्जे की भी बात की, तो जो ये एक बयानिया दिया जाता है और पाकिस्तान के हुकूमत की वजारत ख़जाना से ये बयानिया दिया जाता है कि जी क्योंकि हम पहले डिफ़ॉल्ट करने को जा रहे थे, हमने फिर भी किसी ना किसी तरह से उसको स्टेबलाइज कर लिया, मईशत को स्टेबलाइज कर लिया, IMF से भी बात कर ली। क्या रियल टर्म्स में वो इक़दामात तामीरी नहीं थे? असद देखें, जहाँ स्टेबलाइजेशन की बात है कि हमने IMF से स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम लिया था। जी हाँ, तकरीबन 7.25 अरब डॉलर का प्रोग्राम था, और जब स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम होता है तो आपको IMF के मुताबिक चलना पड़ता है। ठीक है। और IMF का पहला एजेंडा होता है आपके बजट डेफिसिट को, आपके जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हैं उसमें जो डिफरेंस है उसको कम से कम किया जाए, और उन्होंने किया बाई हुक और कुक। वो जिस तरह भी था, टैक्सेस बढ़ाए, रेवेन्यू पे कट लगा, एक्सपेंडिचर पे कट लगा, ठीक है, और इस तरह के रेवेन्यू ज़्यादा लिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ाया, तो उस तरह किया। लेकिन जब आप IMF से प्रोग्राम से बाहर निकल आए तो फिर आपके कंट्रोल से चीज़ें निकल आई, और जब लास्ट बजट अब आपका आ रहा है तो आपको पॉलिटिकल भी देखना पड़ेगा। आपसे जो 2013 के बाद जो एग्रेसिव किस्म की पॉलिसियाँ रही, एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया, इंडस्ट्री को निगलेक्ट किया, बिजनेस कम्युनिटी को निगलेक्ट किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमतें जो 7 रुपये एवरेज टैरिफ था 2013 में, आप 11 से 15 रुपए पे ले गए, डबल बिजली की कीमत की, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, आपकी बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियल, आपकी पब्लिक, आपका तनख्वाहदार तबका नाराज़ था आपसे। अब उन सबको खुश करना था। आपने टैरिफ तो कम नहीं किया क्योंकि आपके पास सर्कुलर डेट ज़्यादा है, लेकिन आपने इंडस्ट्री को आप रिलीफ दिया। आज आपने 50 लाख जो तनख्वाहदार तबका है, जो सरकारी और प्राइवेट है मिलाकर, आपने उनको बेतहाशा रिलीफ दिया। आपने टैक्स एग्जम्पशन बढ़ाई है, उनसे हर मुलाजिम को फ़ायदा पहुँचा है। आपने इंक्रीज़ भी किया, आपके पास कुशन नहीं था। तो पॉलिटिकल नेचर तो है इसमें। अच्छा, आपने और आने वाली रियलिज्म की बात की सनाउल्लाह साहब, बहुत दिलचस्प कि जी अब जो प्रेजेंट सेटअप है उन्होंने ज़्यादा रियलिस्टिक पॉलिसियाँ अपनाई। माजी में जो इसहाक डार साहब की पॉलिसी थी और फिर उसके बाद उन्होंने गुस्से का भी बड़ा सख्त इजहार किया कि जी जो रुपया था उसको भी आर्टिफिशियली एक हद तक वैल्यू किया हुआ था, और फिर उसके बाद जिस तरह आपने देखा, आज की खबर सिर्फ यही थी कि 119 पे रुपया पहुंच गया है, अब 120 पे जाएगा, शायद 125 पे भी देखने को मिले मुस्तकबिल में। तो क्या इस पॉलिसी से हमें नुकसान हुआ है? नहीं, ऐसा देखें, बुनियादी तौर पर मैं कल वाली बात पे जाऊंगा। इकनॉमिक सर्वे पे जो ग्रोथ थी आपकी 5.8% बताई है, अच्छी ग्रोथ है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये हमारी, सुबह भी मैं बता रहा था बाकर को कि ये कंजम्पशन बेस्ड है हमारी, और वो दुनिया में कोई भी इकानमी या उस मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होती, उसमें तरक्की नहीं होती जब तक आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट बेस्ड ना हो। जिस चाइना की है, वियतनाम की है, थाईलैंड की है, बाकी डेवलप वर्ल्ड की जो एक्सपोर्ट बेस हैं सारी चीज़ें, जो उनकी इकानमी है, ग्रोथ है। इंडिया की है, इंडिया की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है बहुत अच्छी है, IT है और बाकी सेक्टर में एक्सपोर्ट हो रहा है। हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, माहिर माशिया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। जनाब, जो आपने ये अभी बजट देखी है, क्या ये मुनासिब बात होगी कि ये अगली वफाकी हुकूमत को टाई डाउन कर रही है सर, और वो फिर उसको सही तरह अलॉट नहीं कर पाएंगे वसाइल को? देखिए, मेरे नजदीक ये एक प्री पोल रिगिंग बजट है। ये ठीक है, हुकूमत के वक्त जिससे बजट प्रेजेंट किया उसको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। इस किस्म से बजट नहीं पेश किया जाता है कि आपको ये 460 बिलियन के तो टैक्स के इस पे कंसेशन है जी, 460 बिलियन, ठीक है, ये कहां से आएगा? और उसके बाद आप बजट का खसारा भी कम कर रहे हैं।
इस साल बजट का खसारा 7.5% का भी मजमूई पैदावार का होगा जी। ये 5.5 नहीं है, ये 5.5% जुलाई और मार्च में हो चुका था। और हम सबको पता है कि आखिरी क्वार्टर में असल मार धाड़ होता है। 35 to 40% जो डेफिसिट ऐड होता है वो आखिरी क्वार्टर में होता है। हिस्टोरिकली अगर आप नंबरों को देख लें, ठीक है, तो ये 7.5 तो आपके दीवारों पे लिखा हुआ है। तो वहां से आपने लाना है 4.9 पे, और 460 बिलियन के आपने टैक्स मेजर्स ले लिए हैं, जो टैक्स कंसेशन। फिर वो पता नहीं 4.4 ट्रिलियन हमने रेवेन्यू का टारगेट रखा है। इस साल 3.9 का था, 3.9 ट्रिलियन। ये 3.5 ट्रिलियन से ज्यादा होगा नहीं ये नंबर। ये एफबीआर के लोग खुद मुझे कहते हैं। तो वहां से 4.4, तो ये 1 ट्रिलियन का तो यही रेवेन्यू का आपका शॉर्टफॉल है। तो ये एक मजाक है, ये उनको भी पता है कि हम मजाक कर रहे हैं कौम के साथ में। ये इलेक्शन बजट था, और इसको मैं प्री पोल रैगिंग कहूंगा, इसलिए कि आप देखें ना मुराद क्या दिए गए। एग्रीकल्चर को खुश करने के लिए फला में ड्यूटी कम कर दी गई है, फर्टिलाइजर पे वो कर दिया गया, टैक्स कम कर दिया गया है, ट्रैक्टर पे टैक्स कम कर दिया गया है, फला पे टैक्स कम किया गया है। ये इस वक्त अच्छा। दूसरी चीज ये है, हमारा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो है, किसी से पूछा वो कहेगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो एग्जाम करने पड़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को एड्रेस करने के लिए। ये इस बजट में मुझे इंपोर्ट कंप्रेशन मेजर्स देखने चाहिए थे, ताकि पता चलता कि हुकूमत बड़ी सीरियस है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को एड्रेस करना चाहती है। बजाय इंपोर्ट को कंप्रेस करने के लिए फर्दर इंपोर्ट प्रमोटिंग किया गया है, ड्यूटीज को कम कर दिया गया है, इंपोर्ट स्टेट पे जीएसटी को कम किया गया है। ये मजाक नहीं है किसी मुल्क के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एफबीआर का भी हवाला दिया, जो बहुत देर से कहा जा रहा है कि जी हमारा टैक्स बेस किसी तरह से ब्रॉडन नहीं हो पा रहा। क्या आपके मुताबिक कुछ तामीरी इकदामात लिए गए हैं, या क्या इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए आम आवाम पे बोझ सिर्फ बढ़ा है? देखिए, हमने तो प्राइमरीली जो है टैक्स के रेट को बढ़ाकर किया है। मैं आपको बता देता हूँ, 2013 से लेके 18 तक का हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है, ये 8.5% से ये 10.6% जीडीपी पे आया है। तो ये 2.1% ऑफ जीडीपी ये बढ़ा है टैक्स। तो जब हमने एक्सरसाइज किया, ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो हमने रिसर्च की हुई है, ये ऐसे जबानी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तकरीबन रेट के बढ़ने की वजह से, ये 2.7% जो है ना, जो इंक्रीज हुआ है हमारे टैक्स जीडीपी में, ये रेट को बढ़ा के हमने किया है। बेस को हमने बढ़ाने के बजाय कम हुआ है हमारा। तो इसलिए ओवरऑल 2.1 परसेंटेज पॉइंट जीडीपी जो है वो टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि जितने भी टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़े हैं वो सब के सब रेट बढ़ा कर किए हैं हमने। ये तेल की कीमतें जब नीचे आई थी तो आपने देखा होगा कि हमने तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बेतहाशा टैक्स लगा दिया था। ठीक है। और वो हमारा सबसे मेजर टैक्स रेवेन्यू बन गया था। तो हमने इस तरीके से रिलायंस हमने किया। दूसरा हमने क्या किया था, रिफंड को रोके रखा हुआ था और वो अपने रेवेन्यू में शो करते चले जा रहे थे। वो बड़े बड़े रेवेन्यू हमें नजर आते थे। वो अभी भी हमने तकरीबन 300-350 बिलियन रोका हुआ है लोगों का, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर तबाह हुआ है। डॉक्टर साहब असद मैं डॉक्टर साहब से एक दो सवाल करना चाहता हूँ। जी सना साहब, और बाकर साहब अगर आप भी सर आपका भी सवाल मैं शामिल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जो प्रॉपर्टी के हवाले से न्यू इनिशिएटिव आए हैं, जिस तरह कहा गया है कि डीसी रेट ख़त्म किए जा रहे हैं और 1% एक टैक्स होगा। सूबों को भी कहा गया है कि आप स्टैंप ड्यूटी और टैक्स ख़त्म करके एडजस्टेबल 1% टैक्स लें। और ये भी कहा गया जिस तरह इंडिया में है बेनामी प्रॉपर्टी वाला कि अगर वैल्यू कम ज़ाहिर करेंगे तो उसको परचेज़ कर सकेगी। आया कि एप्लीकेबल है ये, इसको किस तरह देखते हैं और एमनेस्टी स्कीम को किस तरह देखते हैं? नज़र तो यह आ रहा है कि एमनेस्टी स्कीम भी नाकाम होती नज़र आ रही है, लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है इन पर। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जो हमने ये जो आपने जितने बातें की है ना प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से और एमनेस्टी स्कीम के, ये एक हमने से अलग से एक यहाँ पर रिफॉर्म पैकेज के नाम से हमने प्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, याद है आपको? अभी रिसेंटली। जी
जी जी, ये सब उसी रिफॉर्म का एजेंडे का हिस्सा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हमने इसको देखना, एग्जामिन करना है। जब इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कर रहे थे हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब, तो उन्होंने भी चीफ जस्टिस से कहा कि जनाब जरा जल्दी इस मामले को देख लें। इसका मतलब यह है कि वो अभी हेल्ड इन अबेयंस है वो चीज। मुझे हैरानी है कि जो चीजें हमने जो प्रेसिडेंट साहब से ऑर्डिनेंस के जरिए से जिसको नाफिज किया था और उसको वो हेल्ड इन अबेयंस में चला गया था, उसको अभी हमने दोबारा फाइनेंस बिल पे बनाकर इस बजट में दोबारा पेश कर दिया गया। ये एक लीगल इश्यूज है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछें कि जब एक ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ने पास कर दिया हो और वो ऑर्डिनेंस हेल्ड इन अबेयंस है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, तो क्या हम उसको बाईपास करके फाइनेंस बिल के जरिए से दोबारा उस चीज को ला सकते हैं? अच्छा इशफाक साहब, ये देखने वाली चीज है। अगर आप थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें कि क्या इसको हम एक पॉपुलिस्ट बजट कह सकते हैं, जिससे पेट्रोल लेवी में भी सनाउल्लाह मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 200% इजाफा किया उन्होंने, जिसकी वजह से एक हर तरफ जो महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। तो क्या हम इसको ये किस तरह का कदम ले रहे हैं, जहाँ पे हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि वो आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आवाम के लिए भी एक इस तरह का जैसे कहते हैं टिकिंग टाइम बॉम्ब किस्म का फिट कर दिया उन्होंने कि जुलाई ऑनवर्ड प्राइस जो पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी बढ़ेंगी और उसका एक स्पाइरल इफेक्ट होगा हर चीज़ की प्राइस पर। देखिए, मैंने तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट ही दिया था कि ये प्री पोल रिगिंग है। मैंने तो पहले कहा, आप पॉपुलिस्ट बजट कह रहे हैं, मैं इसको प्री पोल रिगिंग कह रहा हूं। ये बजट जो है ये इट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। हम कितना टाइम आप देखें कि पूरा आज पाकिस्तान कल 2 दिन से यही डिस्कस कर रहा है। मैं कल से लोगों से कह रहा हूं कि यार किस लिए आप इस पे इतना अपना वक्त जाया कर रहे हो? ये नंबर सारे ऐसे ही इररिलेवेंट नंबर है। ये 2 महीने पहले मेरे सामने बन चुके थे ये नंबर सारे। ये ऐसे ही फिक्टिशियस एक्सरसाइज किया गया है प्री पोल रिगिंग के तौर पे, क्योंकि आपने देखे कितने मुराद दे दिए। हमने टैक्स को कम कर दिया, हमने तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, हमने एग्जम्पशन लिमिट को भी ऊपर ले गए हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट से निकाल दिया, इनकम टैक्स की नेट से। हमने एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ये जीएसटी में ये कमी कर दी है, फर्टिलाइजर में ये हमने कमी कर दी है। डॉक्टर साहब ये बताएं, कल देखें इकोनॉमिक सर्वे में भी एक क्वेश्चन हुआ था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका दावा ये था कि जो आपके टोटल डेट है, पब्लिक डेट है, वो आपके जीडीपी के 61% है। हालांकि जो कैबिनेट को इन्होंने स्ट्रेटजी पेपर में ब्रीफिंग दी थी उसमें बताया था 70.1% है। 2013 में ये 14,000 बिलियन था और इस वक्त 28,000 बिलियन से ज़्यादा आप डेट को बड़ा समझते हैं। आप डेट की सूरत हाल किस तरह देखते हैं? इनके जो फिगर हैं आज भी इन्होंने बताया 61% है। ये कैबिनेट को कुछ बताते हैं, लोगों को कुछ बताते हैं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये गलत बयानी भी की जाती है और फिगर्स की फजिंग भी की जा रही है। तो आप डेट की सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? क्योंकि डेट सर्विसिंग का हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इस वक्त नंबर 1 पे है, डिफेंस के बाद। डिफेंस सेकंड पे है, नंबर 1 पे डेट सर्विसिंग है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको बड़ा समझते भी हैं? आपकी बात मैं सुन रहा था, आप 5.8% जीडीपी ग्रोथ की भी बात कर रहे थे अभी। जी। और आपने कहा था कि अच्छा ग्रोथ हुआ है। नहीं, कंजम्पशन बेस्ड है ये। मेरी बात सुने, तो कोई कंजम्पशन बेस्ड नहीं है। ये सब नंबर बैठ के बनाए जाते हैं। ग्रोथ है हमारा 4.6%। ठीक है। 8 सेक्टर ऐसे हैं जिसको ओवर वो किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया ओवर। वो कौन से सेक्टर है डॉक्टर साहब, वो भी बता दीजिए सर, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में जो मेजर क्रॉप है, इसी पॉइंट पे सर वक्फा लेना होगा क्योंकि हमारा वक्त जरा मुख्तसर सा बच गया है। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। हम समझते हैं कि अनइलेक्टेड शख्सियत जब जहां बजट पेश करे, ये थ्योरी वोट को इज्जत दो, थ्योरी आपकी है, नैरेटिव आपका है, उस नैरेटिव को आप तोड़ रहे हैं। हम वोट को इज्जत दे रहे हैं, इसलिए हम
उस बजट में नहीं बैठ सकते जिसमें अनइलेक्टेड आदमी इस हाउस की तौहीन करें। थैंक यू। वेलकम बैक टू दो राय। जिस तरह आपने देखा, हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस बात की सख्त मज़म्मत की कि बजट से कुछ ही देर कबल मिफ्ताह इस्माइल साहब ने वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाया। इससे पहले वो वज़ीर आज़म के खसूसी मुशीर थे इन्हीं अमूर पर। तो बाकर साहब, सनाउल्लाह साहब, अगर आइन आपको इस तरह बाइख्तियार करता है आपकी खिदमत में, बल्कि अगर ये मैं पढ़ दूँ विद योर परमिशन, 91(9) जो है आइन का आर्टिकल, वो कहता है कि जी वज़ीर जो 6 माह तक रुकन कौमी असम्बली नहीं है वो वज़ीर नहीं रह पाएगा और असम्बली के डिसोल्यूशन से पहले वज़ीर नहीं तकर्रर हो पाएगा जब तक खुद रुकन मुंतखब ना हो। तो एक तो इस आर्टिकल को सामने रखते हुए और इस इल्म के साथ भी सर के माजी में अगर आप देखें, हफीज़ शेख साहब टेक्नोक्रेट थे, शौकत तरीन साहब टेक्नोक्रेट थे, शौकत अजीज़ साहब टेक्नोक्रेट थे, डार साहब टेक्नोक्रेट थे, गुलाम इसाक खान साहब टेक्नोक्रेट थे। तो वजारत ख़जाना की जितनी भी आपके सरबराह रहे हैं कोई फुली इलेक्टेड रुकन कौमी असम्बली तो नहीं थे। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कभी कभी सेनेटर बन जाते थे, लेकिन क्या जो आपके रुकन हैं, जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें शायद कोई मज़ीद इकोनॉमिक शूर पैदा होना होगा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोक्रेट्स पे ना रिलाई करें। क्यों बाकर साहब, फिर सनाउल्लाह साहब की भी राय लेते हैं। जी असद, आप कुछ चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। टेक्नोक्रेट होना और ना होना नहीं, हम यहाँ पर जो डिबेट हो रही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं, मैं मिक्स बिल्कुल नहीं कर रहा। आई फुली एग्री कि मिफ्ता साहब इलेक्टेड नहीं हैं और टेक्नोक्रेट और उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन जहाँ तक इलेक्टेड की भी बात आती है, टेक्नोक्रेट की बात को छोड़ के भी, तो आर्टिकल 91(9) क्या ये इजाज़त नहीं देता? असद, आप अगर उसका बगौर जायजा ले, आपने आर्टिकल 91(9) की बात की, तो उसमें यह है कि जो एक्सपेक्टेशन आपसे जो की जा रही है कि आप 6 महीने में इलेक्ट होके पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को जब अपॉइंट करते क्लियरली पता है कि 6 महीने में हम इनको इस असेंबली में नहीं ला सकते, असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो रही है, सेनेट में भी लाने के लिए इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि इनको लाएं। तो आप एसेंशियली उस लॉ को सर्कमवेंट कर रहे हैं। आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए आपने पूरे उस आपके आइन का, आपने जो कानून का, आपने बिल्कुल तोड़ के आपने उसको मैनिपुलेट करके इनको अंदर घुसाया है। तो ये मेरा ख्याल में PMLN गवर्नमेंट ने अपने जहन में बना लिया है कि हमने कोई चीज़ भी कंट्रोवर्सी फ्री नहीं करनी। जो कुछ करना है एक उसमें इशू क्रिएट करना है ताकि उस पर क्रिटिसिज्म हो और बाद में हम लोग कहें कि जी कि हम देखिए हम तो ये काम करते हैं, दुनिया हमें काम नहीं करने देती। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कोई गुंजाइश नहीं है कि वो बाद में मुंतखब भी हो सकते हैं अगर सिर्फ बेयर रीडिंग करें? तो क्या ये आइन उनको इजाज़त नहीं देती? सना साहब देखें, हल्का तो उनका कोई नहीं है, इलेक्शन तो वो लड़ नहीं सकते, और मर्दों के लिए मखसूस नशिस्तें हैं नहीं, रिजर्व सीटें हैं नहीं, तो रिजर्व 34 दिन की असेंबली रह गई है, इतना टाइम नहीं है, अब तो ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो सकते। लेकिन मेरा ख्याल है असद, जो हमारे यहाँ कानून मौजूद हैं, अगर कोई हुकूमत उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहती है तो मेरे ख्याल उसमें कोई रुकावट नहीं। उसकी मैं एक मिसाल दूंगा ना, बड़ा एतराज़ आता है, कल भी हाई कोर्ट का जो ख्वाजा आसिफ का फैसला आया उसमें एक एडिशनल भी बातें जज ने लिखी कि हमें बड़ा अफसोस है, ये चीज़ें पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, लेकिन अदालतों के पास 61F है या 62(1)F है, मैं भूल गया हूँ उसको, उसके अगर वो मौजूद है तो उसके बाद अदालतों के पास ऑप्शन क्या है? यही मैं बात कह रहा हूँ। अगर कानून में एक जगह मौजूद है, एक शिक मौजूद है और वज़ीर आज़म एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसमें मेरे ख्याल कोई हर्ज नहीं है। या तो फिर तो क्योंकि और ये कानून ने इजाज़त दी है, जिस तरह 5 एडवाइज़र रख सकते हैं, 5 स्पेशल असिस्टेंट रख सकते हैं, और सारी दुनिया में सारी बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं। साफ लिखा हुआ है 6 मंथ्स का उसमें कि जी एक्सपेक्टेशन है कि 6 मंथ में वो इलेक्ट होंगे। लेकिन उसको बाउंड तो नहीं किया ना, एक्सपेक्टेशन और बाउंड में बड़ा फर्क है। बाकर साहब कोई उस तरह की पाबंदी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम इस शो में मुस्लिम लीग नवाज की बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं और पिछले दो सेगमेंट्स में जितनी तनकीद हुई वो सारी जायज थी, लेकिन वही जिस तरह सना साहब ने 62(1)F का हवाला दिया, जब आइन की बेयर रीडिंग यही कहती है कि जी 6 माह तक वो शख्स बेशक मुंतखब हो बेशक मुंतखब ना हो रुकन वजीर रह सकता है, तो फिर उसमें क्या हर्ज है? लेकिन खैर उससे आगे बढ़ के सर, अगर हम इस वाली दूसरी साइड पे आ जाएं
कि जो आपके वज़ीर ख़जाना होते हैं वो अक्सर टेक्नोक्रेट क्यों होते हैं? क्या जो आपके मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, और अभी मैं ज़रा सेनेटर वाली बात ज़रा साइड पर रख रहा हूँ, जिनका हल्का होता है, जो कौमी असम्बली में डायरेक्टली मुंतखब होते हैं, क्या उनका मईशत के मुतालिक जो अमूर हैं उन पर गहरी नज़र नहीं रह सकती? हमने माजी में सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स को क्यों देखा है इस ओहदे को संभालते हुए? ये काफ़ी जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, इकॉनमी काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इतना आसानी से मेरा ख्याल में वो ग्रिप जो है वो नहीं आती। लेकिन PMLN के पास यहाँ पर स्पेस मौजूद थी। राना मोहम्मद अफजल साहब जो उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो मेंबर इलेक्टेड मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, उनसे करवा सकते थे। लेकिन फिर भी जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने ताई बेहतर महसूस किया होगा कि बजट पेश करने में कोई इतना टेक्निकल इशू नहीं था, ये वो पंगा लेने वाली बात थी। बजट तो कोई भी पेश कर सकता, एक स्पीच करनी थी, उनको पता था कि शोर शराबा भी होना है, एहतजाज भी होना है। स्पीच करने में स्पीच की रिहर्सल भी की जा सकती थी, तो प्राइम मिनिस्टर खुद पेश कर सकते थे, और ये मिसालें मौजूद हैं दुनिया में भी, इधर भी, क्योंकि वो हाँ जी बिल्कुल रहे हैं। मेरे ख्याल में शौकत अजीज भी एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बजट पेश कर चुके हैं, क्योंकि वजारत ख़जाना का जो कलमदान था उनके पास था। अभी भी कल तक, आज सुबह तक वज़ीर आज़म के पास था, अब मिफ्ता इस्माइल के पास है, तो कोई इतनी पेश करने में कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन टेक्निकली इसको नहीं देखा गया। फाइनल वर्ड मेरा ख्याल में, अगर PMLN इस तरह की हरकतें ना करें तो टॉक शोज के लिए ये सब्जेक्ट्स कम पड़ जाए। लेकिन आइन, क्योंकि देखें ना, वो रोज के रोज कुछ कारनामा, आइन बाकिर साहब, आइन इजाजत देता है। मसला ये, हम बेशक जितनी भी इस पे गुफ्तगू का उसको बना लें, लेकिन खैर एक और भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है इस बजट का, डिफेंस की एलोकेशन का। उस पर हम बाकिर साहब की भी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लेंगे। रहिएगा हमारे साथ। दौरा है आज बजट के ऐलान के दिन, खसारे की बात की, कर्ज़ों की बात की, वजारत ख़जाना के बदलते हुए रंग की बात की। लेकिन अब बात करेंगे एक और बहुत अहम मामले पर, दिफाई बजट की। जो बाकर साहब आप अभी बता रहे थे, उसमें शायद 18% इजाफा हुआ है और कोई 1100 अरब के लगभग एलोकेट हुए हैं। तो सबसे पहले सर, अगर आपसे पूछ लें इसका क्या तरीका कार है एलोकेशन का, और एक अवाम में भी एक तरह की तासुर जाती है, हर बार सुनते हैं कि हाइक हुआ, क्या कुछ सोचना चाहिए? जी असद, ये पहली दफ़ा है कि हमने अब ट्रिलियन मार्क उसका क्रॉस किया है कि जी अब 1.1 ट्रिलियन पे हमारा डिफेंस बजट पहुंच गया है। तो ये 920 के साथ जब हम 18% कहते हैं कि इंक्रीज़ हुआ है, तो ये जो 2017-18 के लिए ओरिजिनल एलोकेशन थी 920 अरब रुपए की, उसके साथ हम कंपेयर करके कहते हैं। लेकिन पिछले साल हुआ ये कि 920 अरब की एलोकेशन तो हुई, लेकिन 998 अरब खर्च हुए। तो अब 998 अरब जो पिछले साल जो मतलब साल ख़त्म होगा जून 30 को जाकर, इसमें 998 अरब खर्च हो चुके हैं। तो उसके कंपेयर जब करें तो वो तकरीबन 10% के करीब इंक्रीज बनती है। लेकिन ये आपको जो बजट की जो ये एलोकेशन है, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं देती है। एक और 260 अरब रुपए जो पेंशन्स की मद में है, वो सिविलियन बजट से जाता है, वो अलहदा से उसके है ना। आपको जो पोजीशंस होती हैं वो भी इसमें शामिल नहीं की जाती, जो आप बड़ी इंपोर्ट्स करते हैं। ये इसके जो हम अगर इसको बजट को डाइसेक्ट करें तो जो ज़्यादा खर्चा हो रहा है वो एम्प्लॉयज़ रिलेटेड हो रहा है कि जी जिसमें उनकी तनख्वाहें हैं, जो सर्विंग ऑफिसर्स और ट्रुप्स हैं उनकी सैलरीज़ हैं, उनकी पेंशन सैलरीज़ हैं, उनके अलाउंसेस वगैरह हैं और दीगर मामलात हैं। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है उस पर पिछले साल में जो रिवाइज्ड जब उन्होंने किया उसमें तो काफ़ी कोई तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज़ की। लेकिन अब जो रिवाइज्ड फिगर के मुकाबले में जो आप किया है उन्होंने, वो बिल्कुल नॉमिनल के तकरीबन 4% की मेरे ख्याल में इंक्रीज़ है। और इसी तरह सर्विसेज में जो ज़्यादा जो उसमें इजाफा होता था हमेशा फौज के हिस्से में जाता था, जिसको हम जो आर्मी कहते हैं उसके जाता था। लेकिन इस दफा पहली दफा हमें देखने मिल रहा है बात सुने साहब, लास्ट वर्ड सर, क्योंकि हमारा वक्त बहुत कम है। देखे इन्होंने खुद बताया कि सैलरी और अलाउंसेस का एक्सपेंडिचर है 65% है, वो 35% ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, 10% आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, 10% अगर 65 का तो उसको देख लें। बाकी जो आपका इन्वायरमेंट है इस कंट्री का आप देख लें, अफगानिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, बाकी इश्यूज़ हैं हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड,
तो उसमें मेरे ख्याल में ये 18% इंक्रीज़ एक्चुअल पे, जो एक्चुअल एलोकेशन थी, मेरे ख्याल ये नॉमिनल है, और ये 9.5 बिलियन डॉलर बनता है, जब आपके पड़ोस में इंडिया का 45 बिलियन डॉलर डिफेंस का बजट है। तो मुझे नहीं लगता ये इतना अनयूजुअल है। उसके ऊपर सनाउल्लाह साहब पे ऐड करूं कि जेन्स की जो एक प्रेडिक्शन थी इस साल के लिए कि इस साल दुनिया भर में एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे और जो कोल्ड वॉर रहा है उसके लेवल पे चले जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल है, बल्कि डिफेंस बजट ऑल इन ऑल भी बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल अमाउंट है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। कल तक इजाज़त दीजिए मुझे और बाकिर साहब को। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए। खुदा हाफ़िज़।